नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। हालांकि इसकी सदस्य संख्या सीमित है, लेकिन इस सुरक्षा परिषद का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की मुख्य शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटी संस्था है, परंतु उसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा बहुत व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका का अंग है। पामर और पार्किंस सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी की संज्ञा देते हैं। डेविड कुशमैन है वो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन बताते हैं। संकट का समय हो या शांति का, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वर्ष का कोई समय हो, कैसा भी मौसम हो, सुरक्षा परिषद सदैव निरंतर अपना कार्य करती रहती है। अब इसके संगठन के बारे में, तो चार्टर का 5वां अध्याय है, उसमें सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम बताए हैं। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद में मुख्यतः 5 स्थायी सदस्य होंगे और शुरुआत में 6 स्थायी सदस्य थे। कुल इस प्रकार 11 सदस्य थे, परंतु बाद में सितंबर में 1965 में चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि 1945 के पश्चात संघ के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा, दुगनी से भी अधिक होगी। इसलिए जो 6 स्थायी सदस्य संख्या थी उसको बढ़ा के 10 कर दिया गया। इन 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 सदस्य एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिण अमेरिका और शेष 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से लिए जाते हैं। अब जो सुरक्षा परिषद है उसकी कार्य प्रणाली कैसे है, सुरक्षा परिषद ये कार्य कैसे होता है, इसमें बैठ के कैसे कब बुलाई जाती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार अवश्य होती है और यदि आवश्यकता हो, अर्थात ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा हो, तो इसकी बैठक बहुत कम सूचना पर, अर्थात 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जा सकती है। परिषद की बैठक कहीं पे भी हो सकती है। इसकी बैठक 1972 में अदीस अबाबा, इथियोपिया में 1973 में, पनामा सिटी में 1990 में, जिनेवा में हुई। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर इसकी आपातकालीन बैठक कहीं पे भी बुलाई जा सकती है। इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिसमें गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करनी और निर्णय लेने में सुविधा होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में रहते हैं। प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी विषयों का मतलब है ऐसे विषय जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्रवाई चलाने के नियम बनाना या सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रित करना, तो ये सारे प्रक्रिया संबंधी विषय हैं। परंतु अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हो। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में वीटो करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु साथ ही यह भी नियम है
कि झगड़े से संबंधित दल में वो मतदान नहीं करता। यदि कभी सुरक्षा परिषद ऐसे विषय पर विचार विमर्श करता है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य राज्यों के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो, सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, तब वह सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान करने का उस पर अधिकार नहीं है। अब देखिए सुरक्षा परिषद के कार्य और क्षेत्राधिकार क्या है। अब मैंने आपको बताया सुरक्षा परिषद का मुख्य जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासभा के महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना इत्यादि ऐसे कार्य जो वो महासभा से मिलकर करती है, ये बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का निर्णय स्वयं लेती है, यद्यपि महासभा उसके संबंध में चर्चा एवं सिफारिश कर सकती है। जहाँ तक शांति और सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, तो ये निर्णय केवल सुरक्षा परिषद ही लेती है। केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद यह निर्णय करते कि किसी परिस्थिति में विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है या विश्व में कहीं शांति भंग हो रही है या किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है, तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास आवेदन करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के पास विचार विमर्श के लिए भेजते हैं। सुरक्षा परिषद उस पर विचार विमर्श करती है एवं अपनी राय रखती है, जिससे वह बहुत ही विशेष परिस्थिति में संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेजती है। अर्थात अगर कोई राष्ट्र महासभा का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता लेना चाह रहा है, तो महासचिव उस प्रस्ताव को पहले सुरक्षा परिषद के पास भेजता है और सुरक्षा परिषद की सहमति पर ही उस पर विचार विमर्श होता है, उसकी सदस्यता पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर सुरक्षा परिषद महासभा में अपना निर्णय ले सकती है। और सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य तो शांति की स्थापना है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवादों को प्रस्ताव द्वारा समाप्त करना चाहती है। भाई प्रस्ताव लाया जाता है कि आप इस पर विचार विमर्श कीजिए, टेबल राउंड कीजिए, और अंत में सैनिक कार्रवाई की शक्ति एवं अधिकार का प्रयोग कर सकती है। अगर मान लो प्रस्तावों के माध्यम से विवाद का निपटारा नहीं होता है, तो अंत में सुरक्षा परिषद सैनिक कार्रवाई कर सकती है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र की सेना का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार अवश्य है कि वह सदस्य राष्ट्रों में से किसी भी समय उसे सेनाएं उपलब्ध करवाने के लिए कह सकती है, जिसे वह निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का आदेश दे सकती है। वह सुरक्षा परिषद जो कार्य करती है शांति बनाए रखने के लिए या विवादों के निपटाने के लिए, तो उसके मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। पहला है संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता एवं पत्र व्यवहार के लिए आमंत्रित के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। तीसरे, वह प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दे सकती है। और अगर ये तीनों उपाय काम नहीं आते, इनके माध्यम से शांति व्यवस्था कायम नहीं होती है, तो अंतिम तरीका है वो सैनिक कार्रवाई का। तो ये इस 4 तरीकों से सुरक्षा परिषद कार्य कर सकती है। अब देखिए सुरक्षा परिषद की एक सैनिक स्टाफ समिति है जो मुख्य है। सुरक्षा परिषद सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने की योजनाएं हैं वो सैनिक स्टाफ समिति के माध्यम से बनाती है। यह सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद को निम्न विषयों में सहायता और परामर्श देगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सैनिक आवश्यकताएं कितनी है, इस समिति के अधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान,
शस्त्रों का नियंत्रण एवं संभावित निशस्त्रीकरण। इस समिति के सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के सैनिक स्टाफों के अध्यक्ष या उसके प्रतिनिधि होते हैं। अब देखिए इसमें सुरक्षा परिषद में जो की मतदान प्रणाली कैसी है और सुरक्षा परिषद के सदस्य को जो स्थायी सदस्यों को जो अधिकार मिला हो, जिसे हम वीटो कहते हैं, उसके बारे में चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषयों में परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से स्वीकार किया जाएंगे। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आज से ऐसे मामलों से है जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक का समय या स्थान निर्धारित करना, इसके सहायक अंगों के बारे में बताना, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इनके बारे में ये 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत होने चाहिए, जिसमें से 5 सदस्य वो जो स्थायी सदस्य है उनकी सहमति भी ज़रूरी है। लेकिन जो वीटो है, वीटो का इसकी मैं थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि बताता हूँ आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो याल्टा शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले वीटो का प्रस्ताव रखा। स्टालिन और चर्चिल ने इसका समर्थन किया था। बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श के क्रम में चारों महाशक्तियाँ इस पर एक मत रही। निषेधाधिकार का आधार यह विचार था कि उत्तरदायित्व तथा अधिकार परस्पर संबंधित होने चाहिए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तीसरे आयोग के अधिशासी अधिकारी ग्रेसन क्रीक के अनुसार निषेधाधिकार 2 मूल धारणाओं पर आधारित है। इसमें से प्रथम धारणा यह थी कि किसी भी शस्त्र कार्रवाई में उसका भार इन 5 महाशक्तियों को वहन करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप परिषद के इन सदस्यों से यह आशा करना व्यवहारिक होगा कि वे अपनी सेनाओं को उन कार्रवाइयों के लिए प्रदान करेंगे जिनके कि वे विरोध में है। दूसरी धारणा यह थी कि संघ को अपनी शक्ति के लिए महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर भी डिपेंड रहना, इसलिए इन 5 महाशक्तियों को वीटो का अधिकार दिया गया। हालांकि इस शीत युद्ध में इस वीटो के अधिकार का काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ है। फिर ये सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। भाई सुरक्षा परिषद में मान लो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व है, तो कोई भी राष्ट्र मनमानी नहीं कर सके, इसके लिए भी वीटो को हम उचित मानते हैं। हालांकि दुरुपयोग शीत युद्ध काल में इसका काफ़ी हुआ था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की जो भूमिका है या मूल्यांकन बताए मैं आपको कि बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए औजार की तरह इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो विश्व में महाशक्तियाँ मानी गई थी उस समय, और उन्होंने आपसी स्वार्थों के लिए इसका काफ़ी दुरुपयोग किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथों का एक खिलौना मात्र है। आजकल महाशक्तियों का सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनसुनी कर देते हैं। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत किसी भी तरह के निर्णय वहाँ संभव नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय है। सुरक्षा परिषद की सफलता में उसकी शक्तिहीनता भी बाधक है। भाई उसके पास खुद की कोई सेना नहीं है, इसलिए कई बार जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अनदेखी करते हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रभाव बढ़ना एक अनिवार्य तथ्य हो गया है। भाई सुरक्षा परिषद की कोई सेना नहीं है, बड़े राष्ट्र इसके आदेशों की अवहेलना करते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि महासभा की शक्तियाँ सुरक्षा परिषद की तुलना में बढ़ने का मौका मिलता है। फिर भी सुरक्षा परिषद का महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी कम नहीं हो सकता क्योंकि 5 महाशक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व है, और वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए इन 5 राष्ट्रों के सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार।